प्रताप सर के इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं, अपने पड़ोसी देश नेपाल के इतिहास की गहराइयों में। हम देखेंगे कि प्राचीन काल से लेकर राजवंशों के बनने बिगड़ने तक क्या हुआ, गोरखा साम्राज्य कैसे उभरा, ब्रिटिश साम्राज्य से उनका रिश्ता कैसा रहा, और हाँ, वो नाटकीय रात, शाही हत्याकांड, जिसने नेपाल को हमेशा के लिए बदल दिया। और ये भी कि कैसे नेपाल, जो कभी दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था, आज एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया है। इसके लिए हमने कई विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी जुटाई है। इसमें प्रताप सर के चैनल पर उपलब्ध कुछ विस्तृत विश्लेषण भी शामिल है। हमारा मकसद है नेपाल के इस जटिल और आकर्षक इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने लाना है। जैसे नेपाल कभी किसी का उपनिवेश क्यों नहीं बना, इसकी अपनी सांस्कृतिक पहचान क्या है, और जाहिर है 2001 के शाही हत्याकांड के पीछे की वो पहेली क्या है। चलिए इस जानकारी के सागर में गोता लगाते हैं। नेपाल का जिक्र तो हमारे प्राचीन वैदिक ग्रंथों में भी मिलता है ना? हाँ बिल्कुल। और यहाँ की शुरुआती बस्तियों के तार तो सिंधु घाटी सभ्यता से भी जुड़ते हैं। बाद में यहाँ किरात, लिच्छवी जैसे राजवंशों ने शासन किया। किरात वंश का तो मैंने सुना बहुत लंबा शासन रहा। हाँ, करीब 1200 साल। फिर सम्राट अशोक के समय बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ा, और लुम्बिनी, जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, वो तो एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल बन गया। इसके बाद लिच्छवी काल आया। इसे नेपाल का स्वर्ण युग जैसा माना जाता है। मतलब उस समय कला, संस्कृति, वास्तुकला, इन सब का खूब विकास हुआ। अच्छा। राजा अंशुवर्मा ने तो अपनी बेटी भ्रिकुटी की शादी तिब्बत के राजा सोंगत्सेन गंपो से करके कूटनीतिक संबंध भी मजबूत किए थे। इससे तिब्बत में बौद्ध धर्म फैला। फिर लिच्छवियों के बाद कौन आए, ठाकुरी और मल्लवंश? हाँ, पहले ठाकुरी और फिर मल्लवंश का दौर आया। काठमांडू शहर की नींव भी इसी दौरान पड़ी। कहते हैं इसका नाम काष्ठ मंडप यानी लकड़ी के मंडप पर रखा गया। अच्छा, काष्ठ मंडप से काठमांडू। बिल्कुल। और मल्ल राजाओं ने, खासकर जयस्थिति मल्ल ने, समाज और अर्थव्यवस्था में कई सुधार किए। इसी दौरान नेपाल की वो खास पहचान वाली वास्तुकला, पगोड़ा शैली, वो खूब फली फूली। एक नेपाली कलाकार थे अर्निको, उन्होंने तो इसे चीन तक पहुंचाया था। कमाल है। लेकिन फिर ये साम्राज्य बिखर गया? हाँ, बाद में मल्ल साम्राज्य काठमांडू घाटी में ही काठमांडू, पाटन और भक्तपुर जैसे छोटे छोटे राज्यों में बट गया। आपस में लड़ाइयां भी होती रहती थीं। और शायद इसी बिखराव का फायदा उठाया गोरखाओं ने 18वीं सदी में। बिल्कुल सही। गोरखा नाम का एक छोटा सा राज्य था पश्चिम में, लेकिन वो ताकतवर बनकर उभरा। उनके राजा थे पृथ्वी नारायण शाह। उन्होंने एक सपना देखा, इन बिखरे हुए राज्यों को मिलाकर एक मजबूत असली हिंदुस्तान बनाने का, मतलब एक एकीकृत हिंदू भूमि। और उन्होंने ये कर दिखाया? हाँ, वो बहुत महत्वाकांक्षी और कुशल रणनीतिकार थे। उन्होंने अपनी बहादुर गोरखा सेना के दम पर धीरे धीरे आसपास के इलाके जीते, फिर काठमांडू घाटी की आर्थिक नाकेबंदी कर दी। की थी शायद अंग्रेजों से। हाँ, राजा जयप्रकाश मल्ल ने ईस्ट इंडिया कंपनी से मदद मांगी। उन्होंने कैप्टन किनलोक के नेतृत्व में एक सेना भेजी भी। लेकिन 1767 में सिंधुलीगढ़ी की लड़ाई हुई। इसमें गोरखाओं ने अंग्रेजों को बुरी तरह हरा दिया। ये उनका पहला बड़ा टकराव था। तो गोरखाओं ने अंग्रेजों को हरा दिया? हाँ, और यहीं अंग्रेजों ने पहली बार गोरखा सैनिकों की लड़ने की क्षमता देखी। इस जीत के बाद तो पृथ्वीनारायण शाह का रास्ता और साफ हो गया होगा। काफी हद तक उन्होंने दबाव बढ़ाया और आखिरकार 1768 में काठमांडू पर कब्जा कर लिया। फिर पाटन और भक्तपुर भी जीत लिए। इस तरह उन्होंने एकीकृत किंगडम ऑफ नेपाल की स्थापना की। यही आज के नेपाल की नींव थी। लेकिन दक्षिण में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी तो फैल रही थी, टकराव तो होना ही था। बिल्कुल, और ये हुआ 1814-16 के एंग्लो नेपाली युद्ध के रूप में। इस बार अंग्रेज ज्यादा तैयारी से आए थे। गोरखा सेना बहुत बहादुरी से लड़ी, लेकिन आखिरकार उन्हें हार माननी पड़ी। नतीजा हुआ 1816 की सुगौली संधि। सुगौली संधि, ये तो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसमें क्या हुआ? ये नेपाल के लिए एक बड़ा झटका था। उन्हें अपनी करीब 1/3 जमीन गंवानी पड़ी। पश्चिम में गढ़वाल, कुमाऊं, पूरब में सिक्किम तक का हिस्सा। नेपाल की सीमाएं सिमट गईं। पश्चिम में काली नदी और पूरब में मेची नदी तक, जो आज भी काफी हद तक वैसी ही हैं। और काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिडेंट भी रखना पड़ा। हाँ, वो शर्त भी माननी पड़ी। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है,
अंग्रेजों ने लगभग पूरे भारत पर कब्जा कर लिया, लेकिन नेपाल पूरी तरह से कॉलोनी क्यों नहीं बना? सुगौली संधि के बाद तो वो काफी कमजोर हो गया था। हाँ, ये बहुत दिलचस्प सवाल है। इसके कई कारण थे। एक तो जैसा हमने कहा, नेपाल का मुश्किल पहाड़ी भूगोल, वहां लड़ना आसान नहीं था। हाँ, ये तो है। दूसरा, ब्रिटेन इसे चीन और ब्रिटिश भारत के बीच एक बफर स्टेट यानी मध्यवर्ती राज्य बनाए रखना चाहता था। अच्छा, मतलब सीधे चीन से सीमा ना टकराए। बिल्कुल। तीसरा, गोरखा सैनिकों की बहादुरी का डर जो वो देख चुके थे। और चौथा, जो शायद सबसे अहम था, वो था राणा शासन का उदय और उनकी अंग्रेजों के प्रति वफादारी। अच्छा, तो युद्ध के बाद शाह राजा कमजोर पड़ गए और सत्ता राणा परिवार के हाथ में आ गई। हाँ, बिल्कुल। 1846 में घटना हुई, कोट नरसंहार। इसमें जंग बहादुर राणा नाम के एक सैन्य अधिकारी ने तख्ता पलट किया। उन्होंने खुद को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया और शाह राजा बस नाम के रह गए। ये पद फिर वंशानुगत हो गया और करीब 104 साल मतलब 1951 तक राणा परिवार के पास ही रहा। और ये राणा शासक अंग्रेजों के वफादार थे। बहुत ज्यादा। जंग बहादुर राणा ने नेपाल को बाहरी दुनिया से तो अलग थलग रखा, लेकिन अंग्रेजों से अच्छे रिश्ते बनाए। 1857 के विद्रोह में उन्होंने अंग्रेजों की मदद के लिए गोरखा सेना भेजी। फिर दोनों विश्व युद्धों में भी ब्रिटेन का साथ दिया। तो अंग्रेजों को बिना कब्जा किए ही वफादार सैनिक मिल रहे थे, मतलब गोरखा सैनिक। बिल्कुल सही। उन्हें भारत की उत्तरी सीमा पर एक स्थिर पड़ोसी भी मिल गया। इसी वफादारी के बदले में 1923 में ब्रिटेन ने नेपाल को औपचारिक रूप से एक स्वतंत्र राष्ट्र भी मान लिया। तो ये राणा शासन काफी निरंकुश था, लेकिन इसने नेपाल को गुलाम होने से भी बचा लिया एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। हालांकि उन्होंने नेपाल को बाहरी दुनिया से काट के रखा, जिससे आधुनिकीकरण धीमा हुआ। फिर ये राणा शासन 1951 में खत्म हुआ। उसके बाद संवैधानिक राजतंत्र की कोशिशें हुई, लेकिन फिर आई वो तारीख 1 जून 2001, वो काली रात। नारायण हीती राजमहल में आखिर हुआ क्या था? वो शुक्रवार का दिन था। महल में शाही परिवार की एक डिनर पार्टी चल रही थी। युवराज दीपेंद्र मेजबान थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो उस शाम काफी नशे में थे, शराब और शायद चरस भी। हालत ऐसी थी कि उन्हें उनके कमरे में भेज दिया गया। फिर कुछ देर बाद वो वापस आए, आर्मी की वर्दी में और हाथों में ऑटोमेटिक हथियार लिए हुए, M16 राइफल, MP5 सब मशीन गन जैसे। पहले तो लोगों को लगा शायद मजाक कर रहे हैं या हथियार दिखा रहे हैं, लेकिन फिर उन्होंने अचानक अपने पिता राजा बीरेंद्र पर गोली चला दी। हे भगवान! और उसके बाद तो जैसे अंधाधुंध गोलियां चलने लगी कमरे में मौजूद लोगों पर, जो भागने की कोशिश कर रहे थे उन पर। राजा बीरेंद्र, रानी ऐश्वर्या, उनके छोटे बेटे निरंजन, बेटी श्रुति, राजा के भाई धीरेंद्र, परिवार के 9 सदस्य मारे गए। और युवराज दीपेंद्र का क्या हुआ? अंत में रिपोर्ट्स यही कहती हैं कि युवराज दीपेंद्र ने खुद को भी गोली मार ली। कुछ ही मिनटों में पूरा शाही परिवार लगभग खत्म हो गया। इस घटना के बाद क्या हुआ? राजा बीरेंद्र की तो मौत हो गई थी। हाँ, राजा बीरेंद्र की मौत हो गई। युवराज दीपेंद्र कोमा में थे और बड़ी अजीब बात हुई, अगले दिन कोमा में पड़े दीपेंद्र को ही नेपाल का नया राजा घोषित कर दिया गया। कोमा में राजा? हाँ, पूरा देश सदमे में था। लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे। राजा बीरेंद्र बहुत लोकप्रिय थे, लेकिन 2 दिन बाद 4 जून को दीपेंद्र की भी मौत हो गई, बिना होश में आए। तो फिर गद्दी किसे मिली? अब वारिस बचे थे राजा बीरेंद्र के भाई ज्ञानेंद्र, जो उस रात पार्टी में थे ही नहीं, वो पोखरा में थे। 4 जून को ही ज्ञानेंद्र नए राजा बने। इसकी जांच भी हुई होगी, क्या निकला जांच में? हाँ, राजा ज्ञानेंद्र ने एक जांच समिति बनाई। हफ्ते भर में रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट में कहा गया कि ये सब युवराज दीपेंद्र ने ही किया था। वजह बताई गई कि वो देवयानी राणा नाम की लड़की से शादी करना चाहते थे, लेकिन परिवार, खासकर रानी ऐश्वर्या, इसके खिलाफ थीं। देवयानी राणा वंश से थीं, जिनसे शाह वंश की पुरानी दुश्मनी थी। तो गुस्से और नशे में दीपेंद्र ने ही ये किया। लेकिन क्या लोगों ने ये मान लिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। नेपाल की जनता और बहुत से विश्लेषकों ने इस पर गंभीर सवाल उठाए। कई बातें थीं जो समझ नहीं आ रही थीं। जैसे दीपेंद्र दाएं हाथ से काम करते थे, तो खुद को बाईं तरफ कनपटी पर गोली कैसे मारी? शवों का ठीक से पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? महल की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई?
और जांच इतनी जल्दी क्यों खत्म कर दी गई? तो शक किस पे गया? क्या साजिश की बातें भी हुई? हाँ, शक की सुई सीधे नए लाजा ज्ञानेंद्र और उनके बेटे पारस शाह पर गई, क्योंकि वो या तो वहां थे नहीं या बच गए थे और सत्ता सीधे उनके हाथ आ गई। कुछ लोगों ने बाहरी ताकतों की साजिश का भी शक जताया। भारत या अमेरिका का नाम भी लिया गया और कुछ ने इसे सदियों पुराने एक श्राप से जोड़ा, पृथ्वी नारायण शाह और योगी वाली कहानी। अच्छा, वो श्राप वाली कहानी कि 10वीं पीढ़ी के बाद शासन खत्म हो जाएगा। हाँ, वही। राजा बीरेंद्र 10वीं पीढ़ी के थे, ज्ञानेंद्र 11वें। खैर, ये तो लोक कथा है, लेकिन सच क्या है ये शायद कभी पता ना चले। तो इस हत्याकांड ने नेपाल की राजनीति को किस तरह प्रभावित किया? क्या इसने राजशाही के अंत की कहानी लिख दी? निश्चित रूप से इसने शाही परिवार की छवि को बहुत नुकसान पहुंचाया और जो लोकतंत्र समर्थक और माओवादी आंदोलन पहले से चल रहे थे उन्हें और बल मिला। आपको याद होगा 1951 में क्रांति से राणा शासन खत्म हुआ था। फिर 1960 में राजा महेंद्र ने पंचायत सिस्टम लागू कर दिया था, जो पार्टी रहित व्यवस्था थी। हाँ, वो करीब 30 साल चला। फिर 1990 में बड़ा जन आंदोलन हुआ था। सही। 1990 के जन आंदोलन 1 के बाद राजा बीरेंद्र ने मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी बहाल की थी, लेकिन 1996 में माओवादियों ने प्रचंड के नेतृत्व में हथियारबंद संघर्ष छेड़ दिया। वो राजशाही खत्म करना चाहते थे। शाही हत्याकांड के बाद देश में अस्थिरता और बढ़ गई। और राजा ज्ञानेंद्र के आने के बाद उन्होंने क्या किया? राजा ज्ञानेंद्र ने 2005 में सारी शक्तियां अपने हाथ में ले लीं, आपातकाल लगा दिया, लेकिन इसका नतीजा उल्टा हुआ। सारे बड़े राजनीतिक दल और माओवादी भी जो पहले आपस में लड़ते थे, वो राजा के खिलाफ एकजुट हो गए। और फिर 2006 का जन आंदोलन 2। हाँ, 2006 में लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। राजा ज्ञानेंद्र को झुकना पड़ा, संसद बहाल हुई। 2008 में संविधान सभा के चुनाव हुए, माओवादी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे और फिर 28 मई 2008 को उस संविधान सभा ने 24 साल पुरानी राजशाही को खत्म कर दिया। नेपाल एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। तो इस तरह नेपाल दुनिया के नक्शे पर एक नए गणराज्य के रूप में उभरा। बिल्कुल। रामवरण यादव पहले राष्ट्रपति बने, प्रचंड पहले प्रधानमंत्री। नया संविधान बनने में थोड़ा वक्त लगा, वो 2015 में लागू हुआ। इस नए संविधान ने नेपाल को एक सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया। हालांकि हिंदू आज भी बहुमत में है। लेकिन राजनीतिक अस्थिरता का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है शायद? नहीं, बिल्कुल नहीं। तब से लेकर आज तक नेपाल में सरकारें बहुत जल्दी बदली हैं, राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। तो ये थी नेपाल की कहानी, एकीकरण से गणराज्य बनने तक का एक लंबा और उतार चढ़ाव भरा सफर। चलिए कुछ मुख्य बातें संक्षेप में देख लेते हैं। पहली बात तो ये कि नेपाल का इतिहास सिर्फ राजा रानियों की कहानी नहीं है। ये एकीकरण, टकराव, विदेशी शक्तियों से संतुलन साधने और अपनी पहचान बनाए रखने का एक जटिल ताना बाना है। बिल्कुल। और नेपाल की यात्रा वाकई अनोखी है। कभी गुलाम न बनना, दुनिया के एकमात्र हिंदू राष्ट्र से एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनना और शाही हत्याकांड जैसी घटनाओं से गुजरना। और वो 2001 का शाही हत्याकांड, वो सिर्फ एक पारिवारिक त्रासदी नहीं थी, वो नेपाल के राजनीतिक भविष्य का एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ, जिसने राजशाही के अंत का रास्ता तैयार किया। और यहीं से एक सवाल भविष्य के लिए खड़ा होता है। जैसा आपने कहा, अस्थिरता अभी भी है। लोकतंत्र और गणराज्य बनने के बाद भी नेपाल राजनीतिक रूप से स्थिर क्यों नहीं हो पाया है? कई बार सरकारें बदली हैं और बीच-बीच में कुछ समूह फिर से राजशाही या हिंदू राष्ट्र की मांग उठाते हैं। तो क्या नेपाल का भविष्य फिर किसी बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद वक्त ही देगा। नेपाल के इस ऐतिहासिक सफर का और हमारी आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आपको कई नई बातें जानने को मिली होंगी नेपाल के इतिहास और राजनीति के बारे में। अगर आपका कोई सवाल है या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।